Hello students, how are you all? Welcome to the We Can. Today we will start the chapter number 5 in history, crafts and industries in the colonial period of class 8th. First of all, let's see the key aspects or key points of this chapter. First is thriving Indian textile industry. Industrial revolution and British rule resulted in the decline of the Indian textile industry. Plight of Indian weavers, artisans and craftsmen. Decline of Indian wools steel. मीन्स इस पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसका ये है कि पहले तो ब्रिटिशर्स के टाइम में इंडिया के जो प्रोडक्शन था कपड़ों का, वूल का या स्टील का, उसकी बहुत डिमांड थी यूरोप में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन यूरोप और ऑल ओवर द यूरोप। लेकिन जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ, मशीनरी सिस्टम यूज़ होने लगा, तो फिर इंडियन वीवर्स जो थे, जो हैंडमेड उनका बिजनेस था, वो किस तरीके से रूइंड हो गया, किस तरीके से सारे के सारे जो वर्कर्स थे अनएम्प्लॉयमेंट का सामना उनको करना पड़ा और किस किस फील्ड में गए, कैसे हुआ ये सब, ये हम इसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Before industrial revolution began in England, East India Company bought spices, textiles and other goods from India and exported them to England and the European countries, making enormous profit. After industrial revolution, machine-made goods from England started flooding the Indian markets. How did the Indian textile and handicrafts industry face this tremendous challenge? पहले क्या होता था कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, उससे पहले इंग्लैंड में और यूरोप में जो इंडिया में माल बनता था, गुड्स तैयार होता था, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो कंपनी क्या करती थी, यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे या बिजनेसमैन थे उनसे कम में खरीदती थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट में बेचती थी। और अपनी करेंसी और उनके करेंसी की वैल्यू में भी फ़र्क है, तो उनको वो इतना महंगा भी नहीं लगता था, तो इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। सपोज़ यहाँ के किसी लोकल उससे बिजनेसमैन से 100 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी और वहाँ पर 1000-2000 रुपीज़ में बेच दी, तो आप सोचो फिर कितना ज़्यादा, थोड़ी बहुत तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी, उसके अलावा भी उनको कितना प्रॉफिट हुआ। और इसके साथ ही जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद क्या होता था, उल्टा होने लग गया। रॉ मटेरियल तो इंडिया से ही सप्लाई होता था यूरोप को, लेकिन वहाँ का जो मार्केट में तैयार मशीनरी से तैयार जो माल था वो इंडिया के मार्केट्स में बेचने के लिए आता था। और यहाँ के इंडियंस लोगों या एशिया के, जो साउथ एशिया के लोगों में भी वो करेज था, मतलब जो अपने नेशनल उसको छोड़कर वो हम तो वहाँ का यूज़ कर रहे हैं, देखो वहाँ बाहर का, इंग्लैंड का, विदेशों का यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया। तो किस तरीके से एक इंडियन जो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, उसको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। फर्स्ट है एक्सीलेंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। इंडियन टेक्सटाइल्स, especially cotton textiles, had been famous all over the world. Their fine quality and excellent design made them highly popular all over Asia. The European trading companies too sold them all over Europe, where they were much in demand among the elite upper classes. European traders first saw the fine cotton textile from India with the Arab merchants in a place called Mosul in Iraq. So this cloth began to call muslin. Muslin from India became world famous for its fine texture. Printed cotton cloth from India was called chintz, and they were much in demand by the British aristocrats. The word chintz is derived from the Hindi word cheat, meaning a cloth with design of a small and colorful flowers. इंडियन टेक्सटाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल किसका रेफरेंस दिया है उन्होंने, कॉटन के जो कपड़े तैयार होते थे वो इंडिया की एक्सीलेंट क्वालिटी के होते थे। मतलब उसमें छोटे छोटे से जो फूल के डिज़ाइन बने हुए होते हैं, आपने सुना होगा, छीट का डिज़ाइन कहते हैं, जिसमें अभी भी बाड़मेर के छीट सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो उसमें छोटे छोटे फूलों के डिज़ाइन है, कलर कलर के प्रिंट और प्रिंटेड ब्लॉक प्रिंट और तरह तरीके की प्रिंट होती है, वो बहुत फेमस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी बहुत डिमांड थी। और दूसरी कौन सी चीज़ है, मसलिन। इंडिया की मसलिन, खासकर ढाका की मसलिन, आपने सुना होगा कि एक पूरी साड़ी, मतलब एक पूरी की पूरी साड़ी एक रिंग में से पास हो सकती थी, वो मसलिन इस
फाइन क्वालिटी का, इतना सॉफ्ट मटेरियल उसको, मतलब इतना, जो ओरिजिनल साड़ी अगर मसलिन होता है ना तो उसकी ये पहचान होती है कि वो पूरी एक रिंग में से निकल सकती है एक साड़ी। तो इस तरीके का इंडिया के जो मसलिन था वो इतना फेमस था। ये दोनों जो हैं कॉटन के और मसलिन के कपड़े पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया के फेमस थे और डिमांड में थे। नेक्स्ट इज डोमिनेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. Indian textiles dominated the world market till the end of the 18th century. Producers of wool and silk in England started protesting against the import of Indian cotton textiles. The British government tried to protect their local textile industries by banning the use of chintz or printed cotton from India, but still the Indian cotton textiles were in great demand due to their fine design and superior quality. वहाँ की जो ब्रिटिश जो कॉलोनी या ब्रिटेन के जो लोग हैं वहाँ के अपर क्लासेस के लोगों में इंडिया का जो कॉटन था, मसलिन था, बहुत ज़्यादा फेमस था। वहाँ पे भी वर्कर्स थे, वो भी कॉटन वगैरह प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी फाइन नहीं थी, उसके डिज़ाइन ऐसे यूनिक और इतने अच्छे नहीं थे। तो फिर भी मतलब उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करी, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि आप जो है इसका एक्सपोर्ट करना बंद कर दो और ये हमारे जो मटेरियल है उसको यूज़ करो। ये क्या, ऐसे तो हमारा काम ही कैसे चलेगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सोचा कि फिर हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं या लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो उन्होंने मतलब इंडियन का जो सामान था, ये गुड्स था, कॉटन के कपड़े, मसलिन और दूसरे सामान तो नहीं, मसाले वगैरह वो तो नहीं, लेकिन ये कॉटन के कपड़े और मसलिन के कपड़े, उन पर उन्होंने बैन लगा दिया। A severe blow to Indian textile, the invention of the steam engine by Richard Arkwright brought about a revolution in cotton textiles production in England. Cotton cloth could be now woven at a much faster pace and in huge quantity. The entire weaving process was also much cheaper. Now the hand-woven cotton textiles of India had to compete with the machine-made British textile, which was cheaper and produced in vast quantity. Moreover, when Indian textiles were imported to Britain, a very heavy custom duty was imposed to create unfavorable conditions for the Indian textiles goods. The result was catastrophic. British machine-made cotton textiles captured the markets of Europe, America, and Africa, and displacing the traditional domination of Indian cotton textile industry. Have you noticed this? After the invention of steam engine, the whole scenario is changed. हाउ कि जैसे ही जो है स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जो है कपड़ों का जो प्रोडक्शन है वो मच मोर फास्टर हो गया और ह्यूज क्वांटिटी में सामान बनने लगा। ऑफ कोर्स इंसान जिस स्पीड से काम करते हैं, मशीन उस स्पीड से काम नहीं करती। मशीन ज़्यादा डबल ट्रिपल भी काम कर लेती। तो उनको ये सामान तैयार करने में कम मेहनत लगने लगी, कम पैसे लगने लगे। ज़्यादा मजदूर रखोगे तो उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मशीनें तो एक बार इन्वेस्ट किया और सालों साल चलती हैं। इस तरीके से जो है इंडिया के जो हैंड वीवर थे उनको compete करना था ब्रिटिश की ये जो मैकेनिकल जो उनके सामने चैलेंज आया था उससे। और जहाँ तक ये हुआ कि ब्रिटेन में जो इसका इंपोर्ट करना बंद हो गया, इंडियन जो टेक्सटाइल थे धीरे धीरे करके वो जो ब्रिटिश मैकेनिकल चेंज ने इस चीज़ को ओवरकम कर लिया कि जो इंडिया से सामान वगैरह मंगाते थे उस सबको बंद करवा दिया गया। और अपने आप पहले भी बैन किया था लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब उसका उन्होंने क्या निकाला, उसका एक क्या कहें, उसका इलाज निकाला कि अब और क्या कर सकते हैं, आइडिया उन्होंने ढूंढा। तो इस मशीन का आइडिया उनके लिए काम कर गया। और क्या हुआ, उसके रिज़ल्ट कैटेस्ट्रॉफिक हुए
क्योंकि ब्रिटिश मशीन मेड कॉटन टेक्सटाइल जो थी वो चीप भी होती थी, मतलब कम सस्ती पड़ती थी, क्योंकि इंडिया से आप वहाँ ले जाओगे बेचने के लिए तो कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, तो ऑफ कोर्स आप उसको सस्ते में तो नहीं बेच सकते। जितनी आपकी चार्जेस हुए, लागत हुई है, उतना तो आपको निकालना ही पड़ेगा, प्रॉफिट अलग। तो वो कपड़े महंगे लगते थे फिर ब्रिटिशर्स को। हालांकि क्वालिटी में तो फ़र्क था, इंडियन क्वालिटी फिर भी ज़्यादा थी, लेकिन लोगों को लगा इसमें और इसमें इतना क्या है, तो हम तो यही लेंगे। और आखिर जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको काफ़ी मतलब नुकसान हुआ, क्योंकि उनका जहाँ पर भी यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, जहाँ पर भी वो होता था एक्सपोर्ट, वो सब को रिप्लेस कर लिया किसने? ब्रिटिश मशीनरी वीवर्स के उन कपड़ों ने, उन्होंने रिप्लेस कर लिया इस सब चीज़ को। ये ऐसे इंडियन इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ। Ruin of the Indian weavers. Industrial revolution marked the beginning of mechanized production of cheaper goods. The Indian weavers were the worst affected a lot in India. Thousands of weavers were thrown out of employment. The worst affected were the weavers of Bengal. By the middle of the 19th century, machine-made cotton cloth of Britain captured Indian markets. Indian weavers and spinners lost their livelihood and were ruined. क्या किया उन्होंने? ब्रिटेन में और दूसरे सारे देशों में तो उसको रिप्लेस किया ही किया। इवन दो इंडिया में आकर इंडिया के मार्केट को रिप्लेस कर लिया उन्होंने। यहाँ इंडिया के लोगों की मेंटलिटी बना दी कि हमारा सामान बहुत अच्छा है, ये खरीदना चाहिए, और सस्ते में भी बेच रहे थे, क्योंकि यहाँ के जो हैंडमेड चीज़ें होती थी वहाँ से भी ज़्यादा सस्ता बेच रहे थे वो लोग अपने सामान को, क्योंकि उनको तो मशीन से प्रोडक्शन कर रहे थे, तो इतना लॉस नहीं हो रहा था। और जितना ज़्यादा बिकेगा तो अपनी मनचाही रेट लगाते थे, और प्रमोशन ये था कि देखो बाहर की चीज़ है, आप इंटरनेशनल वो यूज़ कर रहे हो आइटम, ये वो। उनकी मेंटलिटी ऐसी बना दी थी। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट जो था बंगाल के वीवर्स पे आया था। अब वो क्या करते, एक साथ हज़ारों की तादाद में निकाल दिया था वर्कर्स को। फिर उसका इफेक्ट ये आया था कि दीज क्राफ्ट्समैन वर फोर्स्ड टू लीव देयर एंसेस्ट्रल प्रोफेशन। मैनी बिकेम एग्रीकल्चरल laborers. Some migrated to the cities for work, while some others joined the cotton mills that came up in Bombay, Nagpur, Kanpur, etc. Some of them also went out to work in the plantations in Africa and South America. Ruin of the Indian weavers was one of the greatest tragedies of India. इंडिया के इतिहास का एक बहुत काला इंसिडेंट कहें, काला सा घटना कहें, कि ये किस तरीके से एक सोने की चिड़िया था। इन सब चीज़ों ने, इन सब क्वालिटी वाली चीज़ों ने ही उसको ये ऐसा टैग दिलवाया था, और धीरे धीरे उसी में ही चेंज आने लगा। तो किस तरीके से हम बर्बाद हो गए। और ये जो वर्कर्स थे जिनको निकाल दिया गया था फैक्ट्रीज में, कुछ थे जो उनका खानदानी काम था, बरसों से पीढ़ियों से करते हुए आ रहे थे, फिर भी मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ा। कुछ लोग जाकर गाँव मतलब खेती बाड़ी में ऐसे मजदूर बन गए, वहाँ पे काम करने लग गए। कुछ लोग दूसरी जो कॉटन मिल्स हैं बॉम्बे, नागपुर, कानपुर खुली थी, वहाँ जाकर काम करने लगे। कुछ लोग बाहर के देशों में, अफ्रीका, अमेरिका में काम करने के लिए, ढूंढने के लिए जाए। मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। जो उनका बसा बसाया एंसेस्टर बिजनेस था वो ख़त्म हो गया ये ब्रिटिश मैकेनिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की वजह से। एंड rise of the new cotton mills. The machine age in India began when cotton and jute mills and coal mining industries were started in the 19th century. Many cotton mills were established by Parsi and Gujarati businessmen and started operating from Bombay. The first textile mill was started in Bombay in 1853 and the first jute mill in Bengal in 1855. However, the Indian-owned cotton mills faced many problems. They found it difficult to compete with the cheap textile imported from Britain. The British government gave no protection to the local industries. Of course, Britishers को तो कोई सपोर्ट देना ही नहीं था लोकल इंडस्ट्रीज को, इससे उनके ही प्रॉफिट में वो प्रॉफिट कम होता।
उन्होंने क्या किया 19th सेंचुरी में इंडिया के लोगों ने सोचा कि हम भी अपनी नई मिल्स खोलते हैं, जूट मिल्स है या कॉटन मिल्स हैं। लेकिन उसमें किन्होंने खोला, पारसी और गुजराती पीपल बिजनेसमैन थे। उन्होंने सोचा और उसको कहाँ से वो लीड कर रहे थे, कहाँ से रन कर रहे थे, बॉम्बे से। बॉम्बे में ही सबसे पहले खुली थी एक वो जो कॉटन की मिल है वो तो 1853 में, और बंगाल में 1855 में जूट की मिल। इस तरीके से शुरुआत तो करी थी इंडियन पीपल्स ने कि नहीं हम भी यहाँ शुरुआत करते हैं, अपना आप खोलते हैं। लेकिन बहुत सारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा, और ब्रिटिशर्स जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट थे, ऑफ कोर्स जो आम नागरिक है वो उस गवर्नमेंट से जो सपोर्ट की उम्मीद तो करता ही है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने लोकल जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको कोई, इंडियन लोकल इंडस्ट्रीज़ को कोई सपोर्ट नहीं किया। Apart from cotton textiles, other Indian owned industries like iron, steel, paper, and matches, etc., also got no support or protection from the British. British capitalists in India got favorable bank loans and railway freight charges. Indian capitalists, on the other hand, had to take loans at a high rate of interest, and the Indian industrialists also had to pay higher railway freight charges as compared to the British industrialists. कैसे उन्होंने, एक तो कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया उनको, कोई सपोर्ट नहीं किया, ऊपर से जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको ज़्यादा थी, और जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी फैसिलिटीज़ में रात दिन का फ़र्क था। मतलब ट्रांसपोर्ट करना है रेलवे के थ्रू करना है, या पहले तो रेलवे ही एक ऑप्शन होता था, तो उसका जो चार्जेस होते थे उनके लिए तो बहुत कम होते थे ब्रिटिश के लिए, और इंडियंस को बहुत हाई रेट पे उनको देना पड़ता था, उनके लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाए जाते थे। लोन लेना है बैंक से तो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को तो लो रेट पे दिलवा दिया करते थे, लेकिन अगर इंडियन कैपिटलिस्ट को चाहिए तो उसको हाई रेट पे, तो कैसे रीपेमेंट करेगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में तो कोई भरोसा नहीं है चले या नहीं चले, क्या होगा। तो इतनी हाई रेट पे इंटरेस्ट पे अगर लोन मिलेगा तो वैसे भी उसके वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है प्रॉफिट की। तो ये सब उन्होंने तरीके अपनाए थे जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको बर्बाद करने के। एंड डिक्लाइन ऑफ वुड्स स्टील, अ ट्रेजिक सागा। ऑल ओवर साउथ इंडिया हाई क्वालिटी स्टील called woods was produced, so swords made out of woods still had a very hard and sharp edge. The technique of making this steel by mixing iron with charcoal was a marvel and showed the expertise of the Indian steel manufacturers. कपड़ों के टेक्सटाइल के अलावा जो मसलिन और कॉटन के थे, उसके अलावा एक बिजनेस और था, दैट इज़ स्टील बिजनेस, विच इज़ ऑल्सो फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो कौन सा स्टील कहलाता था, वॉट्स स्टील, वुड्स स्टील। तो टीपू सुल्तान थे साउथ इंडिया के बहुत फेमस से हीरोइक रूलर थे, हीरोइक रूलर ऑफ मैसूर। वो भी अपनी, उनकी तलवार किस मटेरियल की बनी हुई होती थी, वुड्स स्टील की, जो कि बहुत मतलब हार्ड मटेरियल है, और उसकी वो जो एज, उसकी धार बहुत ही शार्प होती थी, मतलब तेज़ धार का तलवार और एकदम मजबूत। तो ये जो है इसको बनाने का प्रोसेस भी उन्होंने लिखा हुआ है कि आयरन और चारकोल को मिलाकर बनाया जाता था, और ये एक बहुत ही मतलब ट्रेमेंडस एक आर्ट था जो इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स के अंदर था, और ये मतलब कोई आम सा वो नहीं था, टैलेंट बहुत मशहूर था। और हाउ एवर दिस एक्सीलेंट स्टील एंड द swords and armor making industries associated with it collapsed when the India has conquered by the British and machine made iron and steel began to be imported in India। क्या किया उन्होंने, उस स्टील को भी रिप्लेस कर दिया उन्होंने, उसकी जगह अपने जो ब्रिटेन में बना हुआ आयरन और स्टील होता था उसको इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और लोगों ने भी उसी को यूज़ करना की प्रेफरेंस दिखाई। तो इस तरीके से जो है ये भी कोलैप्स हो गया धीरे धीरे। Deindustrialization in India. In India, furnaces were
built in the villages, and iron smelting was extremely common. But faced by machine produced iron from Britain, these furnaces were no longer in use and were very often abandoned. This was an example of deindustrialization in India. Deindustrialization का एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि कैसे इंडिया में जो है फर्नेसेंस बनते थे। गाँव में बहुत कॉमन सी थी, लोहा पिघलाकर ये सारा काम करना, नई नई तरह की चीज़ें बनाना। आपको पता है किस तरीके से इंडिया का जो है मैन्युफैक्चर होकर जो ब्रिटेन से आने लग गया आयरन, तो उसने इस चीज़ को रिप्लेस कर लिया और ये धीरे धीरे यूज में आना ही बंद हो गई, तो इसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गई। इस तरीके से ये एग्जांपल एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन इंडिया में, क्योंकि तैयार माल आ रहा है, आप तो वो यूज़ करिए। रॉ मटेरियल, देवर यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ इंडिया, और यहाँ पर वो तैयार माल लाकर बेच रहे हैं। यहाँ के मतलब इंडिया का जो मार्केट था उनके लिए बहुत अच्छी मंडी था, वो यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट से बेचते थे। राइज ऑफ आयरन एंड स्टील factories in India. Jamshedji Tata was the pioneer of Indian industrialization in India. Tata was a visionary who thought of establishing an iron and steel factory in India. Finally, Tata Iron and Steel Factory was established in 1907, thus emerged the industrial township of Jamshedpur. The company began producing steel in 1912. किसी ने तो शुरुआत करी, and that was the person जमशेदजी टाटा। और उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा कि नहीं, मैं वापस इस चीज़ को रिवाइव करूँगा। उन्होंने अपने एफर्ट्स डाले और एक कंपनी खोली, शॉर्ट नेम है उसका टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश करी और जमशेदपुर में। और वो ये कंपनी जो क्या प्रोड्यूस करती थी, स्टील प्रोड्यूस करती थी। सबसे पहले 1912 में मतलब स्टील प्रोड्यूस करना शुरू किया। एस्टेब्लिश तो हुई थी 1907 में। और उनका जो ये विज़न था वो बहुत सक्सेसफुल रहा, उनकी जो ये सोच थी वो कामयाब हुई। कैसे? व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914, ब्रिटेन had to turn to steel produced in Tata Iron and Steel Company or TISCO to construct the railways. This was because steel produced in Britain was taken up in use to meet the demands of the First World War. Gradually, steel from TISCO was also used to produce war materials. No doubt, First World War gave a great boost to Indian steel factory. जब भी जमशेदजी टाटा ने ये आइडिया किया, स्टील बनाने का कॉन्सेप्ट 1912 में शुरू किया, और किस्मत ने इतना अच्छा साथ दिया कि मतलब उसी टाइम ब्रिटेन में जो है स्टील का बहुत ज़्यादा कंजप्शन बढ़ गया। किस वजह से? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वॉर मटेरियल्स यूज़ हो रहे थे, जो भी तलवार वगैरह, जो भी तोपे या कुछ भी बनाने के लिए उनको, जो वॉर मटेरियल्स में तो कई तरह की चीज़ें आती, वो बनाने के लिए उनको स्टील और आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो वो वहाँ पर जो उनके पास पोटेंशियल था वो भी कम पड़ने लग गया, और उनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर बढ़ी? टाटा के ऊपर। टिस्को जो कंपनी है उसको उन्होंने ऑर्डर देना शुरू किया कि आप रेलवे ट्रैक्स बनाइए, या आपके पास एक्स्ट्रा जो है आयरन है, स्टील है, तो प्लीज़ हमको एक्सपोर्ट करिए, हमको अभी इसकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से उनका ये जो बिजनेस था वो सक्सेसफुल हुआ। Thus, both in the case of cotton textiles and iron industry, British rule led to the ruin of indigenous industries. The ruin of Indian cotton textiles and iron industries led to the extreme poverty of the people of India. दोनों ही एग्जाम्पल में ये है कि उन्होंने हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, लोकल इंडस्ट्रीज़ के वर्कर थे, उनकी लाइफ को रूइन कर दिया। अब वो वर्कर्स जो थे अनएम्प्लॉय हो गए। क्या करते हैं? उनके जो एंशियंट प्रोफेशन था उसको उन्हें छोड़ना ही पड़ा। आखिर जीवन यापन के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था, तो कुछ अलग फील्ड में वो चले गए। लेकिन उनका एक हुनर होता है, एक इंडिया का अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना फेमस था तो ऑफ कोर्स उसमें इतनी क्वालिटी होगी। लेकिन ये सब ब्रिटिशर्स के
अनसपोर्ट की वजह से और उनके इस एटीट्यूड की वजह से सब कुछ रूइन हो गया। और प्रॉफिट किसको मिलना? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को। द स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, और इंडिया में जो है पॉवर्टी दिन पर दिन बढ़ती गई। जो सोने की चिड़िया था वो इस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने उसको लूटा कि धीरे धीरे करके सारे फील्ड में उसको ख़त्म किया। उसके जैसे कहते हैं ना कि जड़ें काटी कि अब तो फिर उसको होना ही था। इस तरीके से गरीबी ने हमारे देश में पैर पसारे। द स्टेटस ऑफ पॉवर्टी ऑफ द पीपल worsened due to the series of famines which took place frequently. Other indicators of India's poverty was the very low per capita income of the country. Similarly, the average life expectancy of the Indians was very low. 3 एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि कैसे पॉवर्टी बढ़ी थी, वो शो करने के लिए, क्योंकि जब पहले राजा महाराजाओं का काल था तो इतना ज़्यादा गरीबी नहीं थी, लोग एक दूसरे को दान करते, मदद करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया था एटमॉस्फेयर को। तो राजा महाराजा चाहे भले किसी भी उसके हों, चाहे बुद्धिस्ट थे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, सब ने अपने अपने प्रजा के लिए ऑफ कोर्स अच्छा काम किया था। लेकिन ये लोग तो जैसे इंडिया को लूटने ही आए थे, उनकी वजह से यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना कम हो गया। पर कैपिटा इनकम जो होती है, मतलब पर कैपिटा इनकम का आपको पता है रूल है कि उस पूरे नेशन की जो पॉपुलेशन है वो अपॉन जो होती है उसके उस नेशन की इनकम, तो उससे निकलता है कि एक आदमी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो निकाले हैं। उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ के लोगों की मतलब मिनिमम आय ये है, इतना तो हर इंसान कमाता है। तो वो चाइना की और इंडिया की 1925 में सबसे कम थी पर कैपिटा इनकम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप सोच लीजिए कि हमारी इकोनॉमी की क्या हालत होगी। और वहाँ एक तो गरीबी और ऊपर से सीरीज ऑफ फेमाइंस